हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट ब्रह्मदेव। फ्रेंड्स, अडेनियम या डेजर्ट रोज प्राकृतिक रूप से रेगिस्तानी इलाकों में उगने वाला एक सक्यूलेंट फ्लावरिंग प्लांट है। अडेनियम के नेचुरल बोनसाई लुक और इसमें लगने वाले अलग अलग रंगों वाले सुंदर फूलों के कारण इसे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में भी सफलतापूर्वक उगाया जा रहा है। अडेनियम एक सॉफ्ट टिश्यू वाला प्लांट है और इसके तने का निचला हिस्सा फूला हुआ रहता है, जिसे कॉडेक्स भी कहते हैं। कॉडेक्स वाले हिस्से में अडेनियम पानी के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स को भी स्टोर करके रखता है और सूखे रेगिस्तानी इलाकों में जब लंबे समय तक पानी और भोजन की कमी रहती है, तब वह इसका उपयोग करके अपने आप को जीवित रखता है। हालांकि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में ऐसी समस्या नहीं होती है, परंतु लगातार बदलते मौसम, अत्यधिक गर्मी और नमी वाले वातावरण के कारण अडेनियम अक्सर ओवर वाटरिंग और रूट रॉट का शिकार हो जाता है। इसलिए ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में अडेनियम को ठीक से ग्रो करने के लिए कई चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। अडेनियम की कौन सी ज़रूरतें कब पूरी करनी है और पौधों की ग्रोथ की अलग अलग अवस्थाओं में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, यही सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले अडेनियम की बेसिक रिक्वायरमेंट्स और फ्लावरिंग हैबिट के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, अडेनियम एक सन लविंग प्लांट है और अच्छी फ्लावरिंग के लिए इसे कम से कम हर रोज 6 घंटे की खुली धूप चाहिए। छायादार जगह पर अडेनियम को लंबे समय तक रखने से उसमें फूल खिलना बंद हो जाते हैं, तने कमज़ोर पड़ने लगते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा लंबे होने लगते हैं। अडेनियम एक धीरे धीरे ग्रो करने वाला पौधा है। गर्मी के मौसम में जब वातावरण का टेम्परेचर 21 डिग्री से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, तब अडेनियम एक्टिवली ग्रो करता है। बीज से उगाए गए अडेनियम के प्लांट्स आमतौर पर 1 साल बाद फ्लावर्स प्रोड्यूस करने के लायक हो जाते हैं। 1 साल में अडेनियम का प्लांट 8 से 10 इंच की हाइट गेन कर लेता है और उसके बाद उसमें लेटरल ग्रोथ ज़्यादा होने लगती है और साथ ही तने और कॉडेक्स की मोटाई भी बढ़ती रहती है। अडेनियम की ग्रोथ तब रुक जाती है जब सर्दी का मौसम आने की शुरुआत होती है। वातावरण का टेम्परेचर जब 15 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, तब अडेनियम का प्लांट सो जाता है, यानी डोरमेंट हो जाता है। ऐसे समय में अडेनियम को ना तो भोजन की और ना ही पानी की ज़रूरत होती है। इसलिए विंटर में अडेनियम को किसी गर्म जगह पर रखें और पानी एवं फर्टिलाइजर की सप्लाई पूरी तरह रोक दें। वसंत के आगमन के बाद अडेनियम को वापस खुली धूप में फर्दर ग्रो करने के लिए आप ला सकते हैं। गर्मी में चूंकि अडेनियम एक्टिवली ग्रो करता है, इसलिए इस मौसम में अडेनियम को पानी की ज़रूरत सबसे अधिक होती है। लेकिन चूंकि अडेनियम एक सॉफ्ट टिश्यू वाला प्लांट है, इसलिए इसकी दोबारा वाटरिंग तभी करें जब पॉट की मिट्टी या पॉटिंग मिक्स अच्छी तरह सूख चुकी हो। सूखी गर्मी में आपको हर रोज़ पानी देना पड़ सकता है, जबकि बरसात के मौसम में 2-3 दिन के गैप में ज़रूरत के मुताबिक पानी देना चाहिए। पानी देने की फ्रीक्वेंसी हालांकि पॉटिंग मिक्स के कंपोजिशन पर भी निर्भर करता है। सिचुएशन चाहे जो भी हो, आपको बस यह नियम याद रखना है कि अडेनियम के प्लांट को दोबारा पानी तभी दें जब उसके पॉट का सॉइल अच्छी तरह सूख जाए। इस नियम को फॉलो करने से रूट रॉट की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। वैसे भी अडेनियम एक ड्राउट टॉलरेंट प्लांट है और बिना पानी के भी यह 8-10 दिनों तक हैप्पी मोड में रह सकता है। फ्रेंड्स, अडेनियम के लिए खास पॉटिंग मिक्स की ज़रूरत होती है। इसके पॉटिंग मिक्स में पानी का जमाव यानी वाटर लॉगिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा पॉटिंग मिक्स की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी कम होनी चाहिए, यानी उसे जल्दी सूखने वाला या क्विक ड्राइंग नेचर का होना चाहिए। अडेनियम का पॉटिंग मिक्स सॉइललेस या विद गार्डन सॉइल हो सकता है और अलग अलग कॉम्बिनेशन वाले ग्रोइंग मीडिया से बनाया जा सकता है। लेकिन उसमें जो 2 इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ज़रूर होने चाहिए, वे है पानी का ड्रेनेज बहुत तेज होना और जल्दी सूख भी जाना। आगे मैं दिखाऊंगा कि अडेनियम के लिए अच्छा पॉटिंग मिक्स आप कैसे बना सकते हैं। अडेनियम का पीक फ्लावरिंग सीजन साल भर में 2 बार आता है। पहला सीजन है स्प्रिंग यानी बसंत का और दूसरा सीजन है फॉल यानी पतझड़ का। इन दोनों ही मौसमों में वातावरण का टेम्परेचर मॉडरेट कंडीशन में यानी ना बहुत कम और ना ही बहुत ज़्यादा रहता है। हवा में नमी की मात्रा कम रहती है और खिली हुई धूप भी उपलब्ध रहती है।
उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में यह समय मार्च अप्रैल और अक्टूबर नवंबर का होता है, जबकि दूसरे इलाकों में यह समय थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। अत्यधिक गर्मी वाले मौसम और लगातार बारिश होने वाले मौसमों में अडेनियम की फ्लावरिंग में ब्रेक लग जाता है। फूल तो हालांकि तब भी आते हैं, लेकिन स्प्रिंग और फॉल सीजन के मुकाबले कम आते हैं। लेकिन बारिश के मौसम में गर्मी और नमी की अधिकता से अडेनियम में फॉलिएज ग्रोथ काफ़ी अच्छा होता है। इस समय अडेनियम में फूल भले ही कम आते हैं, लेकिन वह काफ़ी हरा भरा हो जाता है और चमकीले पत्तों से भर जाता है। लेकिन दूसरी तरफ बारिश का मौसम अडेनियम के लिए खतरा भी पैदा करता है। बारिश में अडेनियम के लिए क्या क्या खतरे पैदा होते हैं और उनसे निपटने के लिए क्या करना होता है, यह आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी बात करते हैं अडेनियम के प्रोपगेशन की। फ्रेंड्स, अडेनियम को आप इसके सीड से या कटिंग से प्रोपगेट कर सकते हैं। अडेनियम को कटिंग से ग्रो करने का वीडियो मेरे चैनल पर पहले से उपलब्ध है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अडेनियम को सीड से ग्रो करने का एक सेपरेट वीडियो मैं जल्दी ही आपके लिए लाऊंगा। फिलहाल हम लोग यह देखेंगे कि सीड से ग्रो किए हुए अडेनियम के छोटे प्लांट को किस तरह से ट्रांसप्लांट करना चाहिए। इस थर्मोकोल बॉक्स में मैंने अडेनियम के कुछ सीड्स जर्मिनेट करने के लिए डाले थे अप्रैल की शुरुआत में, और लगभग 6 हफ्ते बाद यानी मई के अंतिम हफ्ते में अडेनियम के इन सीडलिंग्स की हाइट 2 से 4 इंच तक हो गई। सभी सीड्स को एक साथ डालने के बावजूद भी कुछ सीडलिंग्स तेज़ी से बढ़ते हैं, जबकि कुछ धीरे धीरे। अभी भी इन सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, लेकिन बेहतर यही होगा कि ये कम से कम 2-2.5 महीने पुराने होकर मजबूत हो जाएं। अडेनियम को आप मार्च से लेकर अगस्त तक लगाएंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि गर्मी में यह एक्टिवली ग्रो करता है। अडेनियम के ये सीडलिंग्स अब 2.5 महीने पुराने हो चुके हैं और पहले के मुकाबले ज़्यादा मजबूत दिख रहे हैं। इनकी हाइट भी बढ़कर अब 4 से 6 इंच के बीच हो चुकी है और ये सभी ट्रांसप्लांटिंग के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अडेनियम के सीडलिंग्स को आप इस तरह खींचकर बेहिचक निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसका रूट सिस्टम कितनी अच्छी तरह से डेवलप हुआ है और इसी वजह से इसका हेल्थ भी काफ़ी अच्छा है। अडेनियम के रूट बॉल से अगर आप मिट्टी या सॉइल को हटा भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि इसके ट्रंक में पर्याप्त मात्रा में फूड और पानी स्टोर्ड रहता है, जिससे यह मिट्टी और पानी के बिना भी कई दिनों तक इजीली सर्वाइव कर सकता है। अडेनियम के इन सीडलिंग्स को उगाने के लिए जो पॉटिंग मिक्स लिया गया था वह एक सॉइललेस ग्रोइंग मीडिया है, लेकिन अडेनियम के सीड्स को आप सैंड में या गार्डन सॉइल वाले पॉटिंग मिक्स में भी उगा सकते हैं। सारे प्लांट्स बाहर आ चुके हैं और अब इन्हें ट्रांसप्लांट करके मैं आपको दिखाता हूँ। प्लांट की साइज के हिसाब से हमेशा छोटे पॉट से शुरुआत करनी चाहिए। छोटे पॉट के क्या फ़ायदे हैं अडेनियम के लिए, उसे आगे मैं आपको बताऊंगा। अडेनियम के लिए क्ले पॉट ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन अगर आप प्लास्टिक पॉट ले रहे हैं तो ऐसा पॉट लें जिसके बॉटम में इस तरह के बड़े बड़े ड्रेनेज होल्स हों। प्लास्टिक पॉट के बेस में सैंडस्टोन के टुकड़े में डाल रहा हूँ, जिससे होल्स भी कवर हो जाएंगे और पानी को भी ड्रेन होने में कोई समस्या नहीं आएगी। प्लास्टिक पॉट के लिए लूज और पोरस पॉटिंग मिक्स अच्छा रहता है और इसलिए मैंने सॉइललेस पॉटिंग मिक्स लिया है। इसमें 40% या 4 भाग धान की भूसी यानी राइस हल्स है, 30% या 3 भाग सैंड है, 20% या 2 भाग कोकोपीट है और 10% या 1 भाग वर्मी कंपोस्ट है। थोड़ी मात्रा में नीम केक पाउडर और बोन मील को भी इस पॉटिंग मिक्स में डाला गया है। ट्रांसप्लांट करने के तुरंत बाद अडेनियम की वाटरिंग ना करें, बल्कि पहले पॉट को 2-3 दिनों तक सेमी शेड वाली जगह पर रखें। उसके बाद फंगीसाइड मिले हुए पानी से वाटरिंग करें और फिर प्लांट को फुल सनलाइट में रख दें। प्लांट की दोबारा वाटरिंग तभी करनी है जब पॉट का सॉइल पूरी तरह सूख जाए। फ्रेंड्स, 1 वर्ष बीत जाने के बाद उन 5 सीडलिंग्स की कंडीशन यहाँ आप देख सकते हैं। प्लास्टिक पॉट में लगे हुए 5 प्लांट्स की हाइट काफ़ी बढ़ चुकी है और कॉडेक्स भी पहले से काफ़ी मोटे हो चुके हैं। प्लांट में लगे हुए फ्लावर बड्स और सीड पॉट्स को भी आप देख सकते हैं।
इस समय बरसात की शुरुआत हो चुकी है और अडेनियम के ऊपर खतरा भी मंडराने लगा है। बारिश के मौसम में हवा में नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और लगातार बारिश के कारण अडेनियम की पॉटिंग मिक्स भी भीगी हुई अवस्था में रहती है। ये दोनों ही कंडीशंस अडेनियम के हेल्थ को सूट नहीं करते हैं। अडेनियम के रूट सिस्टम या ब्रांचेज में फंगल इन्फेक्शंस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। कई बार तो रूट सिस्टम अंदर ही अंदर गलकर खराब हो जाते हैं और इसका पता तब चलता है जब इन्फेक्शन ऊपर तक पहुंच जाता है। ऐसे सिचुएशन में जब अडेनियम का कॉडेक्स पार्शियली या पूरी तरह से गल चुका होता है, प्लांट को बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ऐसे अडेनियम को हम कैसे बचा सकते हैं, यह मैं वीडियो के माध्यम से पहले ही बता चुका हूँ। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हालांकि अडेनियम को बारिश के दिनों में फंगल इन्फेक्शन से बचाने के लिए हम लोग सुरक्षात्मक उपाय अपना सकते हैं। अगर संभव हो तो बारिश के दौरान एडेनियम को इंडोर रखें या किसी भी ऐसे जगह पर जहां बारिश का पानी एडेनियम को लगातार ना भिगोए। अगर इंडोर रखना संभव नहीं है तब यह जरूर ध्यान दें कि पॉट में पानी का जमाव ना हो। हालांकि अगर सही पॉटिंग मिक्स का प्रयोग किया गया है तब यह समस्या नहीं आती है। दूसरी जो चीज़ आपको अवश्य करना चाहिए वह है हर एक हफ्ते फंगीसाइड का स्प्रे एडेनियम के पूरे प्लांट पर करना। हर हफ्ते फंगीसाइड का स्प्रे करने से एडेनियम फंगल इन्फेक्शन से बचा रहेगा। तीसरी जो चीज़ बारिश के दौरान सुरक्षा देता है वह है छोटे पॉट का इस्तेमाल करना। एडेनियम को कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा बड़े पॉट में नहीं लगाना चाहिए। एडेनियम के कॉडेक्स का जितना डायमीटर हो उससे केवल 1-2 इंच अधिक डायमीटर वाला पॉट ही एडेनियम को लगाने के लिए लें। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखें कि पॉट की गहराई कम से कम हो, बल्कि पॉट की चौड़ाई जितनी है उससे कम गहराई वाला पॉट लेना ज़्यादा अच्छा रहता है। 6 से 8 इंच की अधिकतम गहराई वाला पॉट एडेनियम के प्लांट के लिए सफिशियंट होता है। इससे एडेनियम के कॉडेक्स वाले हिस्से की मोटाई बढ़ने में भी मदद मिलती है। कम गहराई वाले पॉट में मिट्टी की मात्रा कम होने के कारण वह जल्दी सूख जाता है, जो एडेनियम को फंगल अटैक से बचाने में मदद करता है। फ्रेंड्स, एडेनियम में अच्छी फ्लावरिंग के लिए भी छोटे पॉट का प्रयोग मददगार होता है। छोटे पॉट में जड़ों का विकास सीमित होता है, जिससे प्लांट का ज़्यादा फोकस फ्लावरिंग के लिए होता है, जबकि बड़े पॉट में प्लांट की ज़्यादा एनर्जी जड़ों के विकास में लग जाती है। एडेनियम के शुरुआती ग्रोथ पीरियड में उसे नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर देना चाहिए ताकि पौधा मजबूत बन सके। उसके बाद फास्फोरस और पोटेशियम की अधिकता वाला फर्टिलाइजर देने से एडेनियम में प्रचुर मात्रा में फूल आते हैं और फूलों की क्वालिटी भी अच्छी रहती है। एडेनियम के पॉटिंग मिक्स में फिश मील और बोन मील मिलाने से लंबे समय तक हर प्रकार के न्यूट्रिशन की आपूर्ति प्लांट को होती रहती है। इसके अलावा किचन वेस्ट से बना लिक्विड फर्टिलाइजर या कंपोस्ट टी और बनाना फर्टिलाइजर भी फ्लावर बूस्टिंग के लिए बहुत अच्छा काम करता है। मस्टर्ड केक का इस्तेमाल एडेनियम के लिए करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। एडेनियम को तरोताज़ा रखने के लिए और अच्छी ग्रोथ के लिए और साइज़ को कॉम्पैक्ट रखने के लिए रेगुलर प्रूनिंग की आवश्यकता होती है। विंटर और रेनी सीजन को छोड़कर बाकी के किसी भी समय आप एडेनियम के ब्रांचेज की हल्की फुल्की प्रूनिंग कर सकते हैं। प्रूनिंग के लिए सिकैटियर या किसी भी तेज़ धार वाले औजार का प्रयोग कर सकते हैं। प्रूनिंग से पहले औजार को सैनिटाइजर की मदद से डिसइंफेक्ट जरूर कर लें। ब्रांच की प्रूनिंग के बाद कटे हुए भाग पर फंगीसाइड का लेप लगाना ना भूलें। प्रूनिंग करने से नए ब्रांचेज और नई पत्तियों के साथ भरपूर मात्रा में फूल भी लगते हैं। इसके साथ ही प्लांट का कॉडेक्स और मोटा होकर आकर्षक बनता है। एडेनियम की हार्ड प्रूनिंग करने का समय दूसरा होता है। विंटर की शुरुआत के समय जब वातावरण का टेम्परेचर लगातार 12 डिग्री सेल्सियस या उससे कम होने लगे, तब एडेनियम की हार्ड प्रूनिंग करनी चाहिए। अगर ग्राफ्टेड प्लांट है तो प्रूनिंग हमेशा ग्राफ्ट पॉइंट से ऊपर करें। कटे हुए भाग पर फंगीसाइड का लेप लगाकर सूखने देना चाहिए और प्लांट को इंडोर किसी गर्म जगह पर डोरमेंट स्टेट में रहने के लिए छोड़ देना चाहिए। एडेनियम के कटे हुए या प्रून किए गए ब्रांच का उपयोग उसे फर्दर प्रोपगेट करने के लिए कर सकते हैं। हालांकि ब्रांच की कटिंग से प्रोपगेट किए गए प्लांट का कॉडेक्स सीड से ग्रो किए गए प्लांट की तुलना में बहुत ज़्यादा समय के बाद डेवलप होता है, और वह भी प्रॉपर रिपोर्टिंग टेक्निक के द्वारा। यह प्लांट कटिंग से ग्रो किया गया है और लगभग 4 साल पुराना है।
इसका कॉडेक्स कुछ अलग तरह का ही डेवलप हुआ है और इसमें काफ़ी समय भी लगा है। कटिंग से एडेनियम को प्रोपगेट करने का वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। फ्रेंड्स, एडेनियम एक स्लो ग्रोइंग प्लांट है, लेकिन फिर भी हर अल्टरनेट ईयर में इसे रिपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। रिपोर्ट करने से एडेनियम के रूट का स्टेटस भी मालूम हो जाता है, जिसमें अक्सर फंगल इन्फेक्शन की संभावना बनी रहती है। रिपोर्ट करने का सबसे सही समय तब होता है जब एडेनियम अपने विंटर डोरमेंसी से पूरी तरह बाहर आ चुका होता है। नॉर्मली स्प्रिंग सीजन का लास्ट फेज यानी अप्रैल का महीना इसके लिए सबसे अच्छा होता है। एडेनियम को रिपोर्ट करने के लिए एडेनियम को पॉट से बाहर निकालें और उसके रूट बॉल से सारे पॉटिंग मिक्स को हटा दें। इसके बाद जितनी भी एक्सेस रूट ग्रोथ हुई है उसे किसी शार्प टूल की मदद से ट्रिम करें। इस प्रक्रिया में रूट का थॉरो इंस्पेक्शन भी करें और अगर किसी भी हिस्से में फंगल इन्फेक्शन दिखाई दे तो उस पार्ट को काट कर अलग हटा दें। इस तरह रूट सिस्टम की ट्रिमिंग करने के बाद प्लांट्स को फंगीसाइड के घोल में 15 से 20 मिनट के लिए डिप करके रखें ताकि किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन पूरी तरह नष्ट हो जाए। इसके बाद फंगीसाइड के घोल से प्लांट को बाहर निकालकर किसी छायादार जगह में 1-2 दिन के लिए छोड़ दें ताकि कटे हुए भाग अच्छी तरह सूख जाएं। इसके बाद प्लांट रिपोर्टिंग के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका होता है। प्लांट को रिपोर्ट करने के लिए जो पॉटिंग मिक्स मैंने तैयार किया उसमें 40% या 4 भाग है सैंडी सॉइल, 20% या 2 भाग है सैंडस्टोन के छोटे छोटे टुकड़े, 10% या 1 भाग है सिंडर। सिंडर की जगह पर आप परलाइट भी ले सकते हैं। बाकी 30% या 3 भाग में वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट, काऊ डंग मैन्योर और नीम केक पाउडर की बराबर मात्रा को लिया गया है। इस पॉटिंग मिक्स में थोड़ी मात्रा में आप बोन मील पाउडर या रॉक फॉस्फेट भी मिला सकते हैं। पॉट की साइज़ के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आवश्यकता के अनुसार ही पॉट की साइज़ बढ़ाएं। अगर ज़रूरत ना हो तो अनावश्यक बड़े पॉट का इस्तेमाल ना करें। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में यह रखनी है कि हर बार रिपोर्टिंग करते समय कॉडेक्स का अधिकतम हिस्सा पॉटिंग मिक्स के बाहर ऊपर की तरफ रखें। ऐसा करने से कॉडेक्स की हाइट और थिकनेस दोनों में बढ़ोतरी होगी। प्लांट अपने रूट सिस्टम को मिट्टी के अंदर फिर से डेवलप कर लेगा। प्लांट की रिपोर्टिंग करने के बाद एक बार फिर से फंगीसाइड के माइल्ड घोल से प्लांट की वाटरिंग करें। इस तरह रिपोर्टिंग करने से कुछ ही दिनों में प्लांट में नई ग्रोथ की शुरुआत हो जाती है और फ्लावरिंग की शुरुआत भी हो जाती है। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। अपनी पसंदगी को आप लाइक बटन दबाकर जाहिर कर सकते हैं। गार्डनिंग से रिलेटेड इसी तरह के ढेरों इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए सिटी गार्डनिंग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न पूछने के लिए आप कमेंट बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं। आगे आने वाला समय आपके लिए शुभ हो। Thank you for watching.